8 अक्टूबर 2024 के बाद अभी तक उनको कैसे डिह्यूमनाइज़ किया, उनको कैसे ट्रैश किया गया, जो उन्होंने एतमाद, जो उन्होंने उखवत का मुजाहरा उमर अब्दुल्ला के साथ किया, उनको 36,000 वोट देकर वज़ारत आला में पहुंचाया। फिर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने रवैया यहाँ के लोगों को किया, उनको डस्टबिन में डाला, उनको डिह्यूमनाइज़ किया, वो क्या उनकी क्या ग्रीवेंस है पार्टी के साथ के, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ये एक पार्टी का इंटरनल मैटर है। मैं आउटसाइडर हूँ, मैं दूसरी पार्टी का हूँ, किसी पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं लगता है वो मॉरल इथिक्स है उसमें इंटरफेयर करना है, इसीलिए मैं उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता। मगर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यू टर्न लिया हर इशूज़ पे, तो अब जिम्मेदारी वहाँ अपोजिशन की बनती है कि गवर्नमेंट को वो चीज़ें याद दिलाना, वो एस्पिरेशंस याद दिलाना, चाहे अब वो अपोजिशन में एक बंदा हो या 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, अपोजिशन भी उतनी ही ज़रूरी है। नाक से वाटर सप्लाई श्रीनगर जा रही है, बाकी डिस्ट्रिक्टों में जा रही है, मगर यहाँ के लोगों को उसका कोई एक्सेस ही नहीं है उस चीज़ को। ये चीज़ें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय कि लोगों पर इल्ज़ाम थोपने की जगह कि वी फेल्ड पीपल ऑफ बडगाम एट एवरी फ्रंट। उनको ये एटलीस्ट ये मेरे ख्याल से तकाजा है इखलाकी भी और शरई भी, उनको लोगों के साथ पहले अपोलोजाइज करना चाहिए कि बार बार हमने ही आपके साथ धोखा किया। बडगाम में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, यानी बाई इलेक्शंस 11 तारीख को हैं और अभी मुकाबला काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। हर तरफ से कैंपेनिंग है, कैंडिडेट्स अपना मैनिफेस्टो लेके जगह जगह जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगा मुंतज़िर, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं। 2024 में भी इन्होंने पीडीपी की टिकट से लड़ा था और उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ पीडीपी की तरफ से यही सामने थे। तो बडगाम के हवाले से, जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से इनसे बात करते हैं। आगे साहब, बहुत इस्तकबाल आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िमनी इंतखाबात है 1 साल के बाद, और 1 साल हो चुका है सरकार को। ये इस इलेक्शन के बाद, एक लंबे वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए। किस तरीके से देखते हैं मौजूदा सरकार को आप? देखिए, जहाँ तक इस सेटअप का ताल्लुक़ है, मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, यहाँ के लोगों को डिह्यूमनाइज़ किया। हाँ, यहाँ के इश्यूज़ को इन्होंने खूब वेपनाइज़ किया, और जिसकी वजह से इनको एक ब्रूट मेजॉरिटी मिली, वन साइडेड मैंडेट इनकी तरफ गया। लोगों का यही एक्सपेक्टेशंस इनके साथ थी कि चाहे वो यहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज़ हों या लोकल इश्यूज़ हों, उनको ये अच्छे तरीके से हम इनको फ्री हैंड देते हैं, एक ही पार्टी को हम फ्री हैंड देंगे ताकि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो हमें चैलेंजेस है उनका कोई रेजोल्यूशन निकलेगा। मगर जो ही इन्होंने वेपनाइज करके इक़्तिदार में बैठ के वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठ के इन्होंने फिर वही यू टर्न किया, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बीजेपी वालों की एक एक्सटेंशन बन गई। जो चीज़ें वो कर रहे थे एलजी शासन में, अब ये वही उन्हीं का एक्सटेंशन, उन्हीं का काम अब कर रहे हैं एज ए इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो आपका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जो चीज़ें वादा किया था, जो चीज़ें बताई थी अपने मैनिफेस्टो में, वो पूरी नहीं कर पाई? फिलहाल तो हमें ज़मीन पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, खाली यू टर्न नज़र आए। पहले अगर हम एक इनका मंशूर में था कि हम 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उस पर यू टर्न करके ये पहुँचे कि पहले अब सब और एक क्लास इन्होंने उसमें क्रिएट किया कि इनको हम पहले देंगे। पहले था ये सब जनरल जम्मू कश्मीर के लोगों को हम देंगे। फिर असेंबली में इन्हें कहा कि ये एक मखसूस एक तबके के लिए, मगर उनको भी पहले वो सोलर पैनल, उनको भी वो प्रोसेस वगैरह करना है। उसी तरीके से 12 सिलेंडर का था, वो भी ज़मीन पर हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि जहां हमें लगे कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका मैनिफेस्टो है या कुछ है उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि स्टेटहुड पे हमने कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाया, स्पेशल स्टेटस पे हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया, और बाकी तमाम तर चीज़ों का हिसाब हम 5 साल मुकम्मल होने के बाद देंगे। अपोजिशन जमातों को 5 साल का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों के बीच जाएंगे तो लोग हमसे तब हिसाब मांगेंगे। देखिए, जहाँ तक उस रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, जो इन्होंने सो कॉल्ड रेजोल्यूशन था, वो काफ़ी वेग और वीक था। जिस तरीके के चैलेंज जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त फेस कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पर हो, खासकर स्टेटहुड हो या 370 हो, जिस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन होना था वो नहीं था। वो एक वीक रेजोल्यूशन था, वेग रेजोल्यूशन था, फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, एज अ वो एपोलोजेटिक। मतलब 370 यहाँ का एक जो वो एपिसोड हुआ यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक सियाह तरीन दिन है। इन्होंने बस अपनी वो
सिंपल सी वो रिजर्वेशन उस पर एक्सप्रेस की कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, कंडेम करने के बजाय स्ट्रॉन्ग वर्ड उसमें कहीं नज़र ही नहीं थे। वो सारा रेजोल्यूशन वेग था, बस वही फॉर्मेलिटी के लिए। कल को लोगों को बोलेंगे नहीं जी हमने 370 और स्टेटहुड की सिमत में जो हमें करना था हमने वो रेजोल्यूशन असेंबली में लाया, बस बाकी उसका एक फॉर्मेलिटी थी, मगर बाई कन्विक्शन वो रेजोल्यूशन नहीं था और ना ही उस रेजोल्यूशन में जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशंस थी। बडगाम के बारे में कहा जाता है कि बडगाम को हमेशा से नेग्लेक्ट किया गया है, ऐसा क्यों है? इसलिए यही क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इसको अपनी फिक्स डिपॉजिट समझा है, एज अ स्टेपनी यूज़ किया है कि हाँ हम बडगाम जाएंगे, कैश कार्ड यूज़ करेंगे और वोट्स एनकैश करेंगे। उनने हमेशा इस माइंडसेट से यहाँ काम किया कि हाँ बडगाम के लोगों की जिम्मेदारी है हमें पार्लियामेंट में पहुँचाना, हमें असेंबली में पहुँचाना, हर ऐवान में पहुँचाना। इन टर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है बडगाम के लोगों के तहत। तो जो 77 से अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम में जीतती आ रही है, तो बडगाम के लोग, बडगाम के वोटर इतने अवेयर नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं उन्हें वोट किसे देना है? देखिए अब अवेयरनेस आती है, फिलहाल अब हर चीज़ की एक लाइफ स्पैन होती है। इस बार इन दिनों में एटलीस्ट हमें ये लगता है कि यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है कि हम किसी जमात की स्टेपनी नहीं बनेंगे, किसी जमात की हम ऑप्शन 2 नहीं बनेंगे। 2024 में आपने तकरीबन 17,500 वोट लिए, लेकिन जितने आपने वोट लिए उससे ज़्यादा मार्जिन से आप हारे हैं। तो इस बार कितनी उम्मीदें हैं कि वो मार्जिन आप कम करेंगे या उस मार्जिन को आप पार कर पाएंगे? देखिए ये लोगों तक है, हम अभी मार्जिन की कितने वोट्स की वो बात ना करें बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज करता है। लोगों के सामने है, यहाँ के लोगों को सामने है, सब कुछ है कि 8 अक्टूबर 2024 के बाद अभी तक उनको कैसे डिह्यूमनाइज किया, उनको कैसे ट्रैश किया गया। जो उन्होंने एतमाद, जो उन्होंने उखवत का मुजाहरा उमर अब्दुल्ला के साथ किया, उनको 36,000 वोट देकर वजारत आला में पहुंचाया। फिर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने रवैया यहाँ के लोगों को किया, उनको डस्टबिन में डाला, उनको डिह्यूमनाइज किया, तो मेरे ख्याल से लोग उसी रोशनी में वो फैसला करेंगे कि उनका इज़्ज़त नफ्स किस सिमत में महफूज रहेगा और किस सिमत में वो उनका इज़्ज़त नफ्स पामाल होगा। बडगाम का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अगर देखते हैं तो 1,25,000 वोट हैं, 1,28,000 वोट हैं, जिसमें मेजॉरिटी सुन्नी वोट्स हैं। लेकिन हमेशा से शिया फैक्टर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर रहा है, डोमिनेटिंग फैक्टर रहा है। ऐसा क्यों होता है कि 35,000 वोट 90,000 वोट पे डोमिनेटिंग बन जाते हैं? देखिए अगर हम वोटिंग पैटर्न को देखें तो एज अ वोटर ही हम इसको अगर डिस्कस करें वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट ना करें, ये वो वोटर, ये है वो वोटर, क्योंकि मसले मसाइल सब वोटर्स के वही हैं। मुसलमान को भी सड़क की ज़रूरत है, सिख को भी सड़क की ज़रूरत है, सबको सड़क की ज़रूरत है। हाँ एक चीज़ है यहाँ पर, जो लेजिटिमेसी यहाँ के लोगों ने असेंबली को पहले नहीं थी, वो पिछले साल से हमें देखने को मिली कि एक लेजिटिमेसी यहाँ के असेंबली को दी गई, इलेक्शन को दी गई, ताकि यहाँ के इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो। इसको हम उस सिमत में अगर देखें वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम सेक्ट्स में जाएंगे, ग्रुप्स में जाएंगे, जो चैलेंजेस हमें इस वक्त हैं शायद वो हम उन चैलेंज को टैकल नहीं कर पाएंगे अगर हम इस प्रिज्म में इसको देखें। क्योंकि ग्रुप्स की बात इसलिए मैंने छेड़ी, यहाँ हमेशा से वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर रहा है। यहाँ बात होती है इन लाइंस पे, यहाँ चीज़ों को देखा जाता है इन लाइंस पे। नहीं, मैं इसका जवाब इतना ही दूंगा कि जो हमारी फैमिली है, हमारा ख़ानदान है, वो हमेशा पेश रहा है। जब भी मुसीबत, चाहे वो जो रीजनल हो या इस इलाके की लेवल हो, जब यहाँ मुसीबत आई, इंस्टेबिलिटी आई, हमने हमेशा फ्रंट रो पर हम रहे उस चीज़ को टैकल करने, उस चीज़ का मुकाबला करने में। इसीलिए शायद आपको लगता होगा कि यहाँ ये फैक्टर डोमिनेटेड है। जो हमारी, हम बस इतनी, जो हमारी शरई जिम्मेदारी है, जो हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है, हम वो निभा रहे हैं। तो जो आपने फैमिली की बात की, इस बार कहा जाता है कि बडगाम में क्लैश ऑफ क्लैन है, यानी एक ही ख़ानदान के कुछ लोग हैं जो सामने आए हैं और वो इंतखाबात का हिस्सा बन रहे हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ आगा सईद महमूद हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, और एक तरफ आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा तो हैं बज़ाहिर, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि वो खामोशी इख्तियार करेंगे। तो इस क्लैन का जो ये डिवाइड है, क्या ये वोटर के लिए कन्फ्यूजिंग है? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है। ये खाली इस वक्त यहाँ 2 ही फैक्टर हैं, पीपल ऑफ बडगाम ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बाकी ये कैंडिडेट सेंट्रिक नहीं है, पर्सन सेंट्रिक इस वक्त नहीं है यहाँ। तो ये
सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने की बात है? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये एहसास दिलाने की इस वक्त ये बात है कि उनके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट की ये बात है कि जो वादे, जो वईद आपने यहाँ के लोगों के साथ किए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए, फिर इन टर्न जो आपने यू टर्न लिए, बडगाम के लोग आपको आपके सामने एक प्रोटेस्ट दर्ज अपना करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के ऑन बिहाफ। तो आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का स्टैंड किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो उनका इंटरनल मैटर है पार्टी का, वो क्या उनकी क्या ग्रीवेंस है पार्टी के साथ के, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। एक पार्टी का इंटरनल मैटर है, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं दूसरी पार्टी का हूँ, किसी पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं लगता है वो मॉरल इथिक्स है उसमें इंटरफेयर करना है, इसीलिए मैं उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त अपने लोवेस्ट पे है। 2002 में उन्होंने 16 सीट्स ली, फिर उसके बाद उन्होंने 21 सीट्स ली, फिर 28 सीट पे पहुंचे, 2 बार सरकार बनाई, लेकिन इस बार महज 3 सीट्स पे आके सिमट गई। तो आपको लगता है कि जहां लोगों ने एक तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को काफ़ी हद तक साइडलाइन किया, वो वोट शेयर उन्हें नहीं मिला जो शायद उन्हें पिछले 3 इलेक्शंस में मिला था, तो यहाँ एक चांस है आपके लिए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट उभर के सामने आएगा? देखिए, जहाँ तक जैसे मैंने कहा कि लोगों ने एक वन साइडेड मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 को, 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि उनको तब शायद लगा कि ये इस वक्त बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए कि ये लोगों के जो इश्यूज़ हैं या एस्पायरेशंस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, उनको ये आसान तरीके से एड्रेस कर सकती है। मगर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यू टर्न लिया हर इश्यूज़ पे, तो अब जिम्मेदारी वहाँ अपोजिशन की बनती है कि गवर्नमेंट को वो चीज़ें याद दिलाना, वो एस्पायरेशंस याद दिलाना, चाहे अब वो अपोजिशन में 1 बंदा हो या 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, अपोजिशन भी उतनी ही ज़रूरी है। एटलीस्ट चेक रहे, गवर्नमेंट को कोई ना कोई याद दिलाना चाहिए कि आपने जो ये वादे किए थे ये पूरा करें, और वही जिम्मेदारी इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त कर रही है। जो इश्यूज़ हैं चाहे वो लैंड को लेकर हो, चाहे वो जो हमारे जवान इस वक्त बाहर जेलों में है, वही एक एज अ कंस्ट्रक्टिव, एज अ रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन इस वक्त पीडीपी इस वक्त निभा रही है। आपके बारे में बात करते हैं। आपके वालिद साहब अगर रिलीजियसली देखें तो उनका एक बहुत बड़ा रुतबा है, मर्तबा है, लोग उन्हें जानते हैं, मानते हैं, लेकिन एक लंबे वक्त तक वो हुर्रियत के साथ इंक्लाइन थे। आपका ही जो ख़ानदान है, आपके वालिद साहब की पर्टिकुलरली बात करते हैं, वो उस पॉलिटिक्स के साथ थे जो इलेक्शन या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती थी। तो ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और हुर्रियत, यानी हुर्रियत से लेके पीडीपी का सफ़र कैसे हुआ? देखिए, जहाँ तक पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैं एपीएचसी का हिस्सा नहीं था। हाँ, एपीएचसी यहाँ की एक पॉलिटिकल ग्रीवेंस रिप्रेजेंट करती थी, और शायद तब लोगों को नहीं लगा कि असेंबली वो जगह है जहाँ हम पॉलिटिकल ग्रीवेंस अपनी सुनवा सकते हैं। मगर 2024 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक लेजिटिमेसी दी जम्मू कश्मीर असेंबली को, इलेक्शन प्रोसेस को, कि वो पॉलिटिकल ग्रीवेंस हो, वो एड्रेस हो, वो फोरम शायद यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा कि जहाँ हम उस पॉलिटिकल ग्रीवेंस की बाहर बात करते थे, अब वक्त आया है कि ये पॉलिटिकल ग्रीवेंस अंदर सुनानी चाहिए, वहाँ पर इसकी बात होनी चाहिए। इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने असेंबली को लेजिटिमेसी दी है। अगर इस सारे प्रोसेस को हम इस तरीके से देखें वो बेहतर है। बाकी आप एपीएचसी का तार छेड़ेंगे या कोई और तार छेड़ेंगे, वो मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी। ये प्रायोरिटी है लोगों ने, प्रायोरिटी जो लोगों ने लेजिटिमेसी जम्मू कश्मीर असेंबली को दी थी, उनकी पॉलिटिकल ग्रीवेंस, उनकी एस्पायरेशंस कहीं रेजोनेट होनी चाहिए। उसी रोशनी में ये मैं इस इलेक्टोरल प्रोसेस में आया कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूं वो आवाज़ वहां तक पहुंचाने की जो यहाँ के लोगों की एस्पायरेशंस है। हालांकि आपने कितना कुछ देखा, खासकर 2019 के बाद कितना कंट्रोल किया गया, कितना कंटेन किया गया, बट जो यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज भी वैसी की वैसी है जो 4 अगस्त 2019 को थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। जो पॉलिटिकल ग्रीवेंस है, हाँ, इनने दबा के रखा है, पॉलिटिकल ग्रीवेंस वहीं की वहीं है। अब ये है कि एक फोरम ढूंढना है कि जहां पर हम वो पॉलिटिकल ग्रीवेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को याद दिलाएं, ताकि उस सिमत में कुछ काम हो या डायलॉग यहाँ के स्टेक होल्डर्स को हो के साथ शुरू हो। इसीलिए इस वक्त इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की अहमियत ज़्यादा है। यानी आप कहते हैं कि लोग अब समझ गए हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही एक सल्यूशन है जहां उनकी बात को लेजिटिमेसी मिलेगी। एट द मोमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को यही लगता है कि जम्मू कश्मीर असेंबली वो एक फोरम है, वो एक एवेन्यू है जहां जो वो यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज़ हों या रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, वो
हल हो सके। बडगाम डिस्ट्रिक्ट जहां से शुरू होता है वो शहर श्रीनगर से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है जी। और आज कई सारे लोग कहते हैं कि बडगाम को नेग्लेक्ट किया गया है। ये वैसा नहीं है जिस तर्ज पे ये बनना चाहिए था। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ का अस्पताल उस मयार का नहीं है जिस मयार का होना चाहिए था। लेकिन फिर अगर ये इतना नज़दीक है, यहाँ के लोग अवेयर नहीं थे? क्या यहाँ के लोगों को मांगना नहीं आता था? क्या यहाँ के लोग अपनी चीज़ के लिए मुतालबा नहीं करते थे, या ये किसी तंजीम की जिम्मेदारी थी? ये एक तंजीम की जिम्मेदारी थी जो मुसलसल 77 से लेकर 2024 तक यहाँ पर रही। यहाँ के लोगों की जो उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, उनको चाहिए था, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि वो इस माइंडसेट से यहाँ बैठे थे कि बडगाम के लोगों की जिम्मेदारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है यहाँ के मसले मसाइलों को देख के। अब जहाँ भी छोटा मोटा आपको कहीं दिखता है कि जो है वो सिर्फ यहाँ के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जब जुमे खुतबे में, चाहे वो मरकज़ी इमाम बाड़ा बडगाम हो, जामिया मस्जिद सोईबुक हो, या जामिया मस्जिद ओमपुरा हो, या नसरुल्लाहपुरा हो, जब इन जगहों से आवाज़ उठती है कि यहाँ पर वो नहीं है, ये नहीं है, तो उसी के बदौलत यहाँ छोटा मोटा रिलीफ यहाँ के लोगों को मिला है अभी तक। तो उसके अलावा आप कहते हैं मेजर फैक्टर कुछ नहीं है, मेजर चेंज कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आप देखिए किसी भी शोबे को आप उठा के देख लीजिए, यहाँ पर 10 कदम के फासले पर यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आज की एज ऑन टुडे वहाँ MRI मशीन है ही नहीं। बस ये चिट्ठी लिखते हैं, यहाँ का सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर हेल्थ को चिट्ठी लिखता है मुझे MRI मशीन चाहिए, वो वापस लिखता है कि हम इसकी कोटेशन देख रहे हैं कितने में आएगी, उसी मखमसे में है। सिमिलरली पानी का देख लीजिए, मोर देन 60% यहाँ के लोग अभी भी यहाँ कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं। यहाँ से सुखनाक बडगाम का हिस्सा है, सुखनाक से वाटर सप्लाई श्रीनगर जा रही है, बाकी डिस्ट्रिक्टों में जा रही है, मगर यहाँ के लोगों को उसका कोई एक्सेस ही नहीं है उस चीज़ को। ये चीज़ें हैं। सिमिलरली एजुकेशन देख लीजिए, 2011 में उमर अब्दुल्ला ने उस मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद डाली, वो सिर्फ उसी फाउंडेशन स्टोन पर ही कन्फाइंड रही। हालांकि उनकी लीज़ भी इसी साल जून 2025 में ही एक्सपायर हो गई। ये सारे इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़, बेसिक राइट्स के लिए यहाँ के लोगों को मफहूम रखा गया, उनको उन चीज़ों से मरहूम रखा गया है। ये जो पानी की बात, सड़क की बात, बाकी बातें आप कर रहे हैं, ये इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट भी कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि बडगाम में 70% आबादी कंटामिनेटेड वाटर पीती है, जबकि हमारे यहाँ सुखनाक बहता है। उनका भी यही कहना है कि पिछले 50 साल में सड़कों को वाइडन नहीं किया गया है, जबकि किया जाना चाहिए था। यहाँ डिग्री कॉलेज मिलना चाहिए था। और ये कहना नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट का, उनका ये मानना है कि यहाँ के लोग भी पॉलिटिकली उतने अवेयर नहीं है कि वो अपने हक की बात करें। नहीं, ये मेरे ख्याल से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। जैसे वो आज भी उमर अब्दुल्ला साहब जैसे कि वही बयानिया है कि अगर मेरे पास स्टेटहुड होता तो मैं ये करता, ये वो करता। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय कि लोगों पर इल्ज़ाम थोपने की जगह कि वी फेल्ड पीपल ऑफ बडगाम एट एवरी फ्रंट। उनको ये एटलीस्ट ये मेरे ख्याल से तकाजा है इखलाकी भी और शरई भी, उनको लोगों के साथ पहले अपोलोजाइज़ करना चाहिए कि बार बार हमने ही आपके साथ धोखा किया। अगर यहाँ पानी नहीं है उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर यहाँ पर बेटर एजुकेशन नहीं है उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये हर चीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपना, हर चीज़ लोगों पर ही थोपना, मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, चाहे वो किसी भी सिमत में हो। अगर ये आज काम नहीं कर रहे हैं, ये वही बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है। गरज यही है कि ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, ये लोग यहाँ के लोगों को ईजीनेस नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए लोगों पर ही थोपते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर कैसे यहाँ 70 साल से रही? क्या गवर्नमेंट का ये नहीं बनता है कि अगर किसी बंदे ने मुझे वोट दिया, अगर ये मुझसे मुतालबा करता है भी है नहीं भी करता है, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं इसकी ज़िंदगी में आसान देने के लिए, बजाय वो करने के या लोगों पर ही थोपते हैं कि लोगों ने हमें कभी नहीं पूछा, फिर आपको क्यों फिर ऐवान में भेजा गया था। स्टेटहुड कितना ज़रूरी है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने का। जो काम इनको यूटी में ही करने होते हैं वो आराम से ये करते हैं। इनका कहना है कि यूटी में हमें काम नहीं करने दिया जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजली की बात करते हैं तो उमर साहब ने कहा कि KPDCL, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके इख्तियार भी अभी तक मुझे नहीं दिए गए, वो फाइल भी पेंडिंग है। नहीं, ये बहानेबाजी है, अपने उस वादों से मुकरने की जो इनकी आदत है। अब यही जामा पहन के आए हैं कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है। फिर अगर ये तो
ओपन सीक्रेट था कि ये यूटी मॉडल है। अगर यही सिस्टम था तो फिर इन्होंने कैसे वो वादे किए लोगों के साथ? फिर उनको बजाय वो लोगों से जनरल अपील करनी चाहिए थी तब इलेक्शन में, कि जो ही आप हमें मौका देंगे, जो ही आप हमें वज़ारत आला पर बैठेंगे, फिर हम काम करेंगे स्टेटहुड रेस्टोर करने में, फिर ये आपके जो मसले मसाइल हैं वो हल करेंगे। मगर ये तो दो टोक लोगों के पास गए कि आप हमें कुर्सी पर बिठाइए और नेक्स्ट डे ही हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे, 12 सिलेंडर हम आपको ये देंगे, हमारे जो जवान जेलों में उनको छुड़वाएंगे। फिर उन्होंने वो प्रॉमिस क्यों किया? द प्रॉब्लम इस जमात के साथ ये है कि ये वेपनाइज इशूज़ को करती है वज़ारत आला पर पहुंचने के लिए, असेंबली में पहुंचने के लिए, फिर वादे बईद भूल जाते हैं। ये उसी बिहेवियर में, उसी पैटर्न में आज भी काम कर रहा है। बड़े मुद्दों को अगर एक तरफ साइड पे रखते हैं, दफ़ा 370 की बात हो, स्टेटहुड की बात हो, गवर्नेंस पे बात करते हैं, जो आम लोगों के आम मसाइल होते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें भी फेल हो गई? बिल्कुल टोटली फेल है। आप देखिए लोग कैसे सरापा एहतजाज कर रहे हैं और एक कैसे गवर्नमेंट एक्शंस को डिफेंड कर रही है। आप देखिए मीटर का मसला है, पहले यही जमात कह रही थी कि अगर हमें मौका मिला तो हम मीटर्स को पानी में फेंकेंगे। ये कश्मीरी लोगों, इनके लीडर्स बड़े बड़े दावे करते थे कि ये मीटरिंग जो है डिह्यूमनाइज करने के मुतरादिफ है। बीजेपी का ये कहना है कि कश्मीर के लोग बिजली चोर हैं। आज ये खुद वही बातें कर रहे हैं, खुद उस एक्शंस को डिफेंड कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि कश्मीर के लोग बिजली चोर हैं। तो मुतरादिफ यही है कि यहाँ के लोगों को ये सफ़र कोई ईजनेस नहीं मिली। एक इलेक्टेड जिस अपेक्षा से, जिस एम से कश्मीर के लोगों ने इस जमात को एक वन साइडेड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी थी ताकि इन चीज़ों पर जो हमें रिलीफ मिल पाए, मगर आज भी लोग सड़कों पर सरापा एहतजाज। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल से वो एक बर्निंग इशू है। 370 से भी ज़्यादा वो इस वक्त बर्निंग इशू है, क्योंकि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे जो जनरल कैटेगरीज़ के बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके फ्यूचर के साथ है। तो वो एक मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है। उसकी तरफ भी उस इशूज़ को भी मेरे ख्याल से वेपनाइज़ किया नहीं। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद हम इसका मसले का हल ढूंढें, मगर आज तक 1 साल होने को आया, कोई रिलीफ, कोई साइन हमें नहीं दिख रही है कि जहां इन बच्चों के फ्यूचर के साथ कहीं इंसाफ हुआ होगा। बड़गाम में इस वक्त जो सूरत हाल है, कुछ दिन बचे हैं, 1 हफ्ता है और 1 हफ्ते के बाद वोटिंग होगी और उसके बाद काउंटिंग 5 दिन बचे। तो तमाम तर सियासी जमातें अभी ग्राउंड पे हैं, कैंपेनिंग जारी है। हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक नारा आपने दिया है और लोग उस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। तो वो नारा आपको भी मालूम है, वो ज़रूरी नहीं कि यहाँ बोला जाए। देखिए जहाँ तक उस चीज़ का ताल्लुक़ है, ये किसी को इस बात पर शक नहीं होना चाहिए, चाहे हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम था, हज़रत पैगम्बर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबको पता है कि अल्लाह ताला की वहदानियत है, उनका कोई शरीक नहीं है। ये हम सब जानते हैं। उन्हीं हदीस है ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि अल्लाह ताला का कोई माबूद नहीं हो सकता है, कोई शरीक नहीं हो सकता है। अब यहाँ बदकिस्मती से यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ कुछ चीज़ों को वेपनाइज किया जाता है लोगों के दिमाग को हाईजैक करने के लिए, हैंग करने के लिए। इनको इस वक्त लग रहा है कि बड़गाम से एक आवाज़ उठ रही है जहाँ अकाउंटेबिलिटी मत कल को फिक्स होगी, एक प्रोटेस्ट की सूरत में यहाँ पर वोट डाला जाएगा, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए गए उन पर अब सवाल उठने वाले हैं। इसीलिए लोगों को उनका दिमाग के साथ खेलने के लिए ये ट्विस्ट दे रहे हैं कि ये कुफर बोल रहा है, कभी ये मेरा बोलते हैं ये फ़लानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलेटेड है, कभी ये बोलते हैं ये औकाफ चोर है या वगैरह वगैरह। इस मिलजुमले का मकसद यही है कि किसी भी तरीके से यहाँ से जो इस वक्त आवाज़ उठ रही है, मुझे नहीं पता है कि 11 नवंबर को क्या फ़ैसला होगा, मगर एट द मोमेंट जो यहाँ से आवाज़ उठ रही है, जो एक प्रोटेस्ट यहाँ से उठ रहा है, चाहे वो यहाँ की गवर्नमेंट के हवाले से भी और दिल्ली में बैठी जो गवर्नमेंट हो उस हवाले से भी जो एक प्रोटेस्ट यहाँ से एक उठ रहा है कि जो भी आपकी पॉलिसीज़ रही है, जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर को चला रहे, हमें एक कतई काबिल कबूल नहीं है। आपके जो यू टर्न्स हैं ये हमें कतई काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो आवाज़, वो प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ये इस वक्त लोगों के
दिमाग के साथ खेला जाता है। मगर मुझे लगता है कि इस वक्त इन ट्विस्ट देने से, इस चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि लोगों ने इस वक्त मन बना, जहाँ के लोगों ने, बडगाम के लोगों ने ये मन बना लिया है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के बदले हम प्रोटेस्ट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने भी और बीजेपी के सामने भी, कि जो आप कश्मीरियों के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ कर रहे हैं वो हमें कतई कबूल नहीं है। तो आप कहते हैं कि ये मैनिपुलेटेड है। जो आपकी स्टेटमेंट्स है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तोड़ मरोड़ के लिए एक्चुअली मतलब किस तरीके से, मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिन तनवीर सादिक साहब गए थे कहीं कैंपेन चलाने। ये कैसे इनका ये स्टाइल है, बजाय ये वो अपने काम गिनवाते कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ हुकूमत थी हमने ये किया, मगर वो उनको सिंपल ये कह रहा है कि अगर ये आपका ईमान का मसला है, अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला तो दुनिया समझेगी कि आपका ईमान मुस्तकम है, अगर आपने दाएं बाएं वोट दिया तो फिर लोग समझेंगे कि आप ईमान पर नहीं है। ये उसी की एक कड़ी है कि हम कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेलें, उनके दिमाग को हम कैसे हैंग कर सके, और जो यहाँ से ये इस वक्त बड़ी आवाज़ उभर के आ रही है इसको हम कैसे सबोटाज करें। क्या ये यहाँ की तमाम तर सियासी जमातें नहीं करती? 2014 में पीडीपी ने कहा कि हमें वोट डालें अगर बीजेपी को बाहर रखना है। 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दें ताकि हम बीजेपी को बाहर रख सकें। तो ये यहाँ की तमाम तर सियासी जमातें अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी वाला कार्ड या विक्टिम कार्ड क्यों खेलती है? देखिए 2014 में मैं पीडीपी का हिस्सा नहीं था, मगर जहाँ तक उस कोलिशन का ताल्लुक है वो एक स्टेप लार्जर कॉज के लिए उठाया गया था। वो एक पॉलिटिकल ग्रीवेंस थी, वो उस डायरेक्शन में उठाया गया था कि कहीं ना कहीं वो एड्रेस हो। आप देखिए जब वो कोलिशन बनी 12 से 13 हज़ार FIRs विड्रॉ किए गए, डायलॉग इनिशिएट किया गया। अब बार बार हम उसी को लेके यहाँ सामने रखेंगे, वो मेरे ख्याल से कहीं नाइंसाफ़ी है। हमें उस पीरियड में देखना चाहिए कि वो कोलिशन क्यों बनी। हालांकि मैं उसका हिस्सा नहीं था, क्या कंपल्शन रही, मगर एज अ ऑब्जर्वर, एज अ एक्टिविस्ट जब मैंने देखा वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए था कि कहीं जो आज भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो ये नारा है कि हम किसी भी तरीके से वो सारे इकदाम उठाएं जिससे यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगियाँ वो कैसे आसान बने, वो उस सिमत में था। जैसे 3 दिन पहले जो राज्यसभा वाला इलेक्शन हुआ उसमें महबूबा जी का ये था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे सिर्फ इस गरज से कि जो यहाँ की जो ज़मीन का मसला है, बिल्डोज़र की मुहिम यहाँ आए दिन तेज़ होती रहती है, एक सेफ गार्ड दे सके, गरज यही था। तो वो भी उसी पैटर्न का एक स्टेप था, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी आसान बने, जो और सबसे बड़ी जो यहाँ की पॉलिटिकल ग्रीवेंस हो वो कैसे रिजॉल्व हुई, वो स्टेप उस डायरेक्शन में था। जो चीज़ इस बार देखने को मिल रही है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो है ही, उसके अलावा कई सारे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। तो कितना मुश्किल मुकाबला है या कितना आसान मुकाबला है आपके लिए? देखिए जब मुकाबला लगता है इसमें स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ती है, भागदौड़ तो करनी पड़ती है। अल्टीमेटली ये लोगों तक है कि उनको किस सिमत जाना है, जिस सिमत में, जिस डायरेक्शन में उनका इज़्ज़त नफ्स महफूज रहे, और किस सिमत में अगर वो जाएंगे कि जिसमें उनका इज़्ज़त नफ्स पामाल होगा, ये यहाँ के लोगों को फ़ैसला करना है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। मगर मैं एक बार फिर रिटेरेट करूँगा कि एज़ ऑन टुडे, जब हम आज 5 नवंबर 2025 को आज हम मिल रहे हैं कि लोगों ने ये एटलीस्ट ये फैसला किया है कि हम किसी जमात की ऑप्शन 2 या स्टेप ही नहीं बनेंगे। आखिर में सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूँगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना मंशूर तो है ही, लेकिन एक कैंडिडेट की हैसियत से बडगाम के लोगों के लिए आपका क्या मंशूर? देखिए जो हमें महबूबा जी की तरफ से सख्त हिदायत है कि आप बडगाम स्पेसिफिक रहें, क्योंकि जो हमारी पार्टी का ये नारा है, जो हमारा एम ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की ज़िंदगियों को हम कैसे आसान बना सकें, उनको कैसे हम सहूलियत दे सकें, तो हम उसी ऑब्जेक्टिव की सिमत में जा रहे हैं। उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो बडगाम से ही शुरू करें। जो यहाँ के लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ के लिए तरसाया गया है, दूर रखा गया है, वो हम पहले यहाँ से शुरू करें। यहाँ के लोगों को हम उस मुसीबत से निकालें जहाँ उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर बन सके, उनकी ज़िंदगियाँ आसान बन सके। उसी सिमत में हम इस वक्त यहाँ जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर का हल मिलेगा बडगाम को? देखिए जहाँ तक मीटरिंग का ताल्लुक है, हमारी ये वाजिया ये रही है ये पॉलिसी उस
सिमत में भी लोगों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरी कन्फ्रंटेशन आए दिन होती रहती है। हमने वाज़िया तौर डे 1 से, जब से यहाँ मीटरिंग का शुरू हुआ है, कि हम आपको वो फ़ैसला यहाँ उठाने नहीं देंगे जिससे लोग इरिटेट होते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग मीटर सुन के ही इरिटेट होते हैं। मेरा ये मशवरा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एटलीस्ट सुनिए कि जम्मू कश्मीर के लोग मीटर सुन के ही क्यों इरिटेट होते हैं। आप उनकी रिजर्वेशन भी सुनिए, वो आपकी भी वो जो रिजर्वेशन है वो सुनेंगे, और बैलेंस का रास्ता कोई निकलना चाहिए। कन्फ्रंटेशन मीटरिंग के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करना ये काबिल कबूल नहीं है। एटलीस्ट हमने ये बडगाम में ये एटलीस्ट ये सेट किया है कि हमने ये वाज़िया तौर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि हम यहाँ पर वो फैसला आपको उठाने नहीं देंगे जिससे यहाँ के लोग इरिटेट होते हैं। वही रीज़न है कि बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त वो मेरे ख्याल से जगह होगी जहाँ कम मीटरिंग इस वक्त है। कम मीटरिंग इस वक्त है। तो आने वाले दिनों में अगर आप कामयाब होते हैं तो बडगाम के लोग मीटर से नजात पाएंगे। हर कोई फैसला जिससे बडगाम के लोग या जम्मू कश्मीर के लोग इरिटेट होते हैं, उस नहीं चाहते हैं कि ये कदम उठना चाहिए। मैं उस लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा भी और हूँ भी। मेरी यही कोशिश रहेगी कि वो कदम ना उठे जिससे लोगों का इज्जत नफ्स पामाल हो, लोग जिससे इरिटेट हो। चलिए, बहुत शुक्रिया मुंतज़र साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आगा सईद मुंतज़र, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं, और इनसे हमने तफसीलन बात की जिसमें उन्होंने बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी और प्रेजेंट गवर्नेंस के हवाले से बताया। तो 11 तारीख को बडगाम में बाई इलेक्शंस हैं, वोटिंग होगी और 14 तारीख को नताइज सामने आएंगे। तो अब 14 को ही फैसला पता चलेगा कि क्या इस बार जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं ये सीट हासिल करते हैं या एक बार फिर से बडगाम के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही एतमाद देते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।